प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, ईरान की सूरत हाल कुछ यूँ है कि हालात अब कहा जा रहा है कि वहाँ पर मामूल पर आ गए हैं और पिछले चंद दिनों में वहाँ पर कोई मुजाहरा नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो वो हुकूमत के हक़ में हुआ। अलबत्ता जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उनके जिस तरह से बयानात आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद किसी भी वक्त वो ईरान पर हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें तो वो जो ईरानी मुजाहिरीन हैं उनको कह रहे हैं कि जी आप मुजाहरा करते रहें, आप वहाँ पर जो इदारे हैं उन पर काबिज़ हो जाएं और आपकी जो मदद है वो रास्ते में, यानी इमदाद रास्ते में है। इसका क्या मतलब है, ये हम शामी साहब से जो है वो पूछेंगे। और फिर उन्होंने यही कहा कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, वो ईरान को दोबारा जो है वो अजीम क्यों बनाना चाहते हैं, क्या इसके पीछे साइंस जो है वो कारगर है। फिर एक और बयान उनका आया, वो ये कि अगर ईरानी हुकूमत मुजाहिरीन को ख़ास तौर पे जो एक 26 साला नौजवान है इरफान सुल्तानी, उसको आज सज़ाए मौत दे देती है तो वो कह रहे हैं कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे ईरान के ख़िलाफ़। ये नौजवान कौन है, इस पर क्या इल्ज़ामात लगाए गए, इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। शामी साहब, सर ईरानी जो निज़ाम है सियासत का, उस पर भी हम आपसे ज़रा आज समझना चाहेंगे कि क्या वजह है कि ये मुजाहरे जो हैं वो शुरू हुए, लेकिन अब जो बयानात आ रहे हैं ख़ास तौर पे इस नौजवान को लेकर जिसके बारे में कहा जा रहा है इरफान सुल्तानी की, इसको सज़ाए मौत सुनाई गई है और किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है। मोहम्मद जॉन हुसैन तेहरान से हमारे साथ हैं, उनसे भी जो है वो हम ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जॉन साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप? जॉन साहब, पहले सलमान भाई, खान साहब। अल्लाह का वालेकुम शुक्र है। सलाम जी। पहले तो ये बताएं कि आज ये जो बरखुर लड़का है 26 साल का इरफान सुल्तानी, इसको क्या सजाए मौत दी जा चुकी है? ऐलान किया गया था कि आज उसको तख्ता-ए-दार पे लटका दिया जाएगा। शामी साहब, इस बात का मुझे इल्म नहीं है कि उसको फांसी दी जा चुकी है या नहीं। बहरहाल जो मुझे सुनने में आया है, ये कोई कंफर्म बात नहीं है, ऑफिशियल बात नहीं है, लेकिन जो मुझे सुनने में आया है, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी जो करज में ये 26 साल नौजवान एक बाजार का कपड़े का काम करता था। कपड़े का ताजर कहा था यह जी। जा रहा है कि इसने पुलिस वालों को, यानी बसीजियों को और पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया था, और एक पुलिस वाले का सर कलम करने का भी इल्जाम इसके ऊपर सुनने में आ रहा है। ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता आपको, लेकिन सुनने में आ रहा है। और अभी तक फांसी की, इसकी जो सजा की कि फांसी इसको हुई है या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं हो पाया है। क्योंकि बैनुल-अक़वामी मीडिया में तो ये खबरें चल रही हैं कि आज उसको एग्जीक्यूट किया जाना था। वैसे कितने लोग हैं प्रोटेस्टर्स जिनको फांसी की सज़ा दी जा चुकी है अभी तक? मेरी मालूमात के मुताबिक प्रोटेस्टर्स को फांसी की सजा नहीं दे रहे, वो फांसी की सजा उनको दे रहे हैं जो पुलिस वालों को, जिन्होंने मारा, जिन्होंने गोलियां चलाई पुलिस वालों के ऊपर। और अगर मर्डर होता है, अगर मौत होती है किसी की, तो फांसी की सजा है। या उसको फांसी की सजा मिल रही है कानून के मुताबिक जो मोसाद के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हो या किसी फॉरेन एजेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हो, एहतशाश फैलाने के लिए। तो जितने लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से जो 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 ज्यादातर तादाद थी वो उन लोगों की थी जो राइट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन उनको सजाए मौत नहीं दी गई। उनको बहरहाल जो पुराने महसा अमीनी के प्रोटेस्ट हुए थे उनका बैकग्राउंड भी चेक किया जा रहा है कि वो पुराने प्रोटेस्ट में थे या नहीं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो महसा अमीनी के प्रोटेस्ट में पकड़े गए और उनको छोड़ दिया गया गारंटी के साथ कि अब दोबारा ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे वो। लेकिन उनको चेक एंड बैलेंस हो रहा है, फिर भी उनको फांसी की सजा नहीं हो रही। फांसी की सजा उन लोगों को दी जा रही है जो या तो कत्ल में इन्वॉल्व हैं, पुलिस वालों के या मासूम लोगों के, या जिनके ऊपर संगीन शवाहिद के साथ मोसाद का लिंक या अमेरिका का लिंक साबित होता है राइट्स को फैलाने में। ये कोई समरी ट्रायल होता है ताकि फौरी तौर पर सजा दे दी जाती है? समरी ट्रायल, देखिए ट्रायल के अंदर इसकी जो मैकेनिक्स हैं वो एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरीके से उसका प्रोसीजर अप्लाई होता है। बहरहाल इतना मुझे पता है कि यहाँ पे फेयर ट्रायल जो है वो अपना आप लॉयर लेके आ सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं। पब्लिक होता है ट्रायल, कॉन्फिडेंशियल भी नहीं होता। तो और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राइट टू फेयर ट्रायल नहीं मिलता लोगों को या ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता। बहरहाल स्पीडी ट्रायल्स हैं, आप सही कह तनकीद रहे यही हैं हो रही है अपील ना का जॉन। अपील हाँ, का हक भी होता है? जी जी जी, सॉरी। अपील का हक मिलता है मुल्जिम को? अपील का हक नॉर्मल केसेस में मिलता है, इस दफा मिलेगा या नहीं ये आइडिया नहीं है, अभी तक मुशख्खस नहीं हुआ। नॉर्मल केसेस में अपील का हक होता है इनके पास। तो अब आपका इस वक्त क्या सूरत हाल है? यानी मज़ाहरे ख़त्म हो चुके हैं, अमन व अमान बहाल चुका है? जी शामी साहब, मेरी रीडिंग भी यही थी और IRIV जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है उसने भी
सुबह के टाइम या आई थिंक कल रात को अनाउंस किया था कि 24 घंटे हो चुके हैं विदाउट एनी इंसिडेंट रिपोर्ट्स। कोई प्रोटेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आई। और बाकायदा उन्होंने कहा है कि क्योंकि होता ही है कि आईआरआईबी को लोकल जर्नलिस्ट जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा फॉर एग्जांपल। तो उनको 24 घंटे मतलब कुछ घंटों पहले तक 24 घंटों से कोई इतला नहीं आई थी प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट नहीं हो रहे यहाँ पे ऑफिशियली। तो और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपील की थी मुजाहिरीन से कि वो अदारों पे काबिज हो जाएं और वो मदद उनको उनके लिए आ रही है, तो ये सब अपील फिर आगे चली गई या इंटरनेट बंद होने से पैगाम ही नहीं पहुंचा उन तक? लग तो यही रहा है कि जाया चली गई। इंटरनेट भले बंद हो, लेकिन सैटेलाइट डिश जो लगाई ईरानियों ने ना अपने घरों में सैटेलाइट डिश लगाई हुई है, तो वो अभी भी चल रहा है। वो ईरान इंटरनेशनल मनो तो जो है वो देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट उस पर भी क्लैम्प डाउन कर रही है, लेकिन जो अर्बन एरियाज हैं ज्यादातर घरों में रसाई मौजूद है इंटरनेशनल चैनल्स की। मुझे ट्रम्प साहब के ट्वीट के बाद कोई प्रोटेस्ट नजर नहीं आया और ना ही यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ। और मुझे लगता है कि बिल्कुल वेस्ट हो गया ट्रम्प ये जो साहब उनका का ये कहना बयान कि था आप कि जी और उनसे पूछा भी गया डोनाल्ड ट्रंप से, बल्कि अगर आप साथ रहें तो हम अपने नाज़रीन को दिखाए भी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से पूछा गया कि ये जो आपने कहा है कि इमदाद रास्ते में, इससे क्या मुराद है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ज़रा देखिए वो सुनिए। तो जॉन, इस बयान को, ये जो कहा गया इमदाद रास्ते में, इसको कैसे लिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से ख़ासतौर पर? और जो अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स चीफ है वो कहते हैं कि मरने वालों की तादाद जो मुजाहिरीन थे 2000 हो गई है, तो सरकारी सतह पर क्या बताया जा रहा है इस तादाद से मुतालिक? जी 2000 भी कहा जा रहा है, 12,000 भी कहा जा रहा है, और वेस्टर्न मीडिया हद तक ये भी कह रहा है कि गाजा से ज्यादा मासूम लोगों की जानें यहाँ पे गई हैं। तो वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्टिंग काफी मुख्तलिफ रही है। 350 से लेकर 12,000 तक का नंबर जो है वो बिल्कुल अलग अलग रिपोर्टिंग हुई है इसके ऊपर। तो क्रेडिबिलिटी कितनी है, बहरहाल वो तो पहले ये भी बोलते रहे कि खामनाई साहब रशिया चले गए या लेबनान में फॉरेन मिनिस्टर बैठ गए अपनी फैमिली के साथ लेके भाग गए। तो आई डोंट थिंक ये ज्यादा क्रेडिबिलिटी इन ग्राउंड्स पे। बहरहाल अब बातें हुई हैं यहाँ पे, पुलिस वालों को मारा गया है, मासूम लोग मरे हैं। 3 साल की बच्ची, नर्स, प्रोटेस्टर्स की जो राइटर्स की वो थी जो पुरतशद्दुद वाकयात हुए उसमें मारे गए लोग, काफी सारे राइटर्स भी मारे गए हैं, तो कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन ट्रम्प साहब का बयान इंटरेस्टिंगली आप देखें, कोई चीज फिक्स नहीं है, और गवर्नमेंट को भी ये लगता है कि ये लोग अब गवर्नमेंट तो बिल्कुल तैयारी करके बैठी हुई है कि ये जंग करेंगे, ये अटैक करेंगे। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देखें अमेरिका ने ट्रस्ट डेवलप नहीं किया है ईरान के साथ नेगोशिएशंस की। जहां तक बात रहे, 12 दिन की जंग भी तब हुई थी जब बातें चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रही थी। तो जाहिर सी बात है अभी अभी ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं जो है मदद दूंगा। अब किस तरीके की है वो कुछ कह नहीं सकते, उनके मिजाज का, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ मतलब पता नहीं होता उनका। जून का आपने लेकिन जिक्र किया गवर्नमेंट जॉन, ने वो जब हुई थी तो उसमें खामनाई साहब के लिए भी गैर मामूली इकदाम किए गए थे। उस वक्त गालिबन बंकर में भी वो चले गए थे। इस दफ़ा कोई अब तक ऐसे कोई इत्तलात या कोई ऐसे इकदाम गैर मामूली किए जा रहे हैं? देखें, थर्सडे और फ्राइडे को जब शिद्दत पे थी वायलेंस, शिद्दत पे, मतलब थर्सडे और फ्राइडे को ही आपने नोट किया होगा सबसे ज्यादा वायलेंस थी। और खामनाई साहब का बयान भी थर्सडे और फ्राइडे को ही आया पब्लिकली, जो बाहर आके इमाम हुसैनिया में उन्होंने बयान दिया। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई एज सच कोई बहरहाल खामनाई साहब के प्राइवेट रहते हैं मामलात के, वो कहाँ हैं क्या कर रहे हैं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वो पब्लिक में नजर आए हैं। शदीद वायलेंस के टाइम पे भी वो जो है वो बयान देते हुए नजर आए हैं आवाम को। तो मुझे नहीं पता इस चीज को कैसे सर्टेनिटी के साथ कहा जा सकता है। आप क्या समझ रहे हैं कि अभी कोई ये थोड़ा वक्फा हुआ है और एक नया मरहला शुरू हो सकता है, यानी मुजाहिरीन जो हैं वो नया हल्ला बोल सकते हैं, या कि बस इन पर काबू पा लिया गया? शामी साहब बहुत अच्छा सवाल है। मैं फ्राइडे तक यही सोच रहा था, सैटरडे तक यही सोच रहा था कि शायद वक्फा हुआ है और शायद ना अब दोबारा बढ़ेगा ये। लेकिन जब रैलीज हुई ना, जब इनकलाब के लिए और आयतुल्लाह खामनाई के लिए रैलियां निकाली लोगों ने, तो अब मुझे लगता है कि ये परमानेंट है। देखें, आवाम के अंदर ना बहुत ज्यादा पहले तो आयतुल्लाह खामनाई ने मजहबी तबके को कह दिया, रेवोल्यूशनरी तबके को कह दिया कि आप लोग वहदत रखें, मतलब आप लोग इंतशार ना करें, आप लोग इंगेज ना करें प्रोटेस्टर्स के साथ, उनको वेंट आउट करने दें। लेकिन अब जो पोजीशन आई है, अब पोजीशन ये है कि अगर मुझे लगता है अगर कोई प्रोटेस्टर बाहर आता भी है तो आम लोगों से उनको जो है वो जवाब मिलेगा, पुलिस और बसीज से नहीं, बल्कि आम लोग उनको इंगेज करेंगे अगर कोई ऐसी वाकया होता है कि बाहर आके इंतशार फैलाए। तो मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल कंट्रोल हो गया है और सिचुएशन बिल्कुल अब सीज हो गई है। तो जिन लोगों ने मस्जिदें जलाई हैं और और कुरान करीम जो है उनको शहीद किया है, वो कौन लोग हैं?
देखें, ये लोग ईरानी कहते हैं कि ये मुसलमान तो नहीं है, ना ही कोई कोई मुसलमान जो है ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता कि वो कुरान को जलाए, चाहे जितना जितना जैसा भी हो वो। तो कुरान को जलाना 350 मस्जिदें ईरान में जल गई, और तो जाहिर सी बात है ईरानी गवर्नमेंट यही सवाल कर रही है कि ये जो लोग मस्जिदें जला रहे हैं, मुसलमान तो मस्जिदें नहीं जलाते प्रोटेस्ट में, मतलब कहाँ देखा कि मस्जिदें जल रही हैं। तो कहना ये है कि ये मोसाद के एजेंट हैं और दहशतगर्दी इन्होंने की है, जो ये गन्ने लेके बाहर आके पुलिस वालों को चुन चुन के मार रहे हैं, लोगों को चुन चुन के मार रहे हैं और मस्जिदें जला रहे हैं। तो ये नॉर्मल नहीं है, किसी भी मुल्क के लिए प्रोटेस्ट में ऐसा नॉर्मल नहीं होता, चाहे जितना भी जुल्म महसूस कर रही हो आवाम। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डिनरी है मेरे लिए भी। अच्छा। और 99% जो है 99 से ज्यादा मुसलमान है ईरान में। हाँ, बिल्कुल मुसलमान हैं और ज़ाहिर है रहबर के पीछे खड़े भी होते हैं, लेकिन जो ये मुजाहरे शुरू हुए महंगाई को लेके या जो मामलात, अब उनको कैटर करने के लिए क्या प्लान है? कोई हुकूमत क्या कर रही है? किस तरह से मुतमईन करेगी अपने वो लोग जो कि ज़ाहिर है मुजाहरा कर रहे थे, जो पुरअमन मुजाहिरीन थे? सलमान भाई, मुतमईन नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, और कोशिश कर ले होंगे, मतलब कोई कुछ जो जितना भी कर लेंगे। देखें, जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस की पोजीशन है ना, वो बहुत संगीन है, बहुत सख्त है। और डॉलर भी जो एकदम से बढ़ा था, नेतन्याहू वहां पे बैठा हुआ था उनके साथ, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोल में आ सकता है। बहरहाल देखें पॉलिसीज किस तरीके से चेंज होती हैं। तो क्या फिर यानी ये भी दबाव हो सकता है कि पॉलिसी तब्दील की जाए और अमेरिका से किसी न किसी तौर पे कोई ऐसा समझौता हो जिससे ये सैंक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो या इनके खात्मे का आगाज़ हो, तो तभी जो इकॉनमी जो है उसको वो सुख का सांस ले सकेगी। जी, मैं मुख्तसर कर दूं, मुझे जाना भी है हाँ एक जी। और उस पे, तो लेकिन मैं बताऊं, देखें, नेगोशिएशंस हमेशा फेल हुई हैं, ईरान हमेशा खड़ा रहा है, कहा है नेगोशिएट करना है तो करें, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बेसिस पे, डिग्निटी की बेसिस पे। इनको मसला ये आ रहा है कि अगर आप उंगली देते हैं तो वो हाथ पूरा जो है वो खींच लेते हैं, ये वाला मसला आ रहा है। पहले न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे मसला था, फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर मसला, तो ये बढ़ता रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि अनटिल अनलेस अमेरिका खुद अपने आप को झुकाव पैदा करे अपने जो है एटीट्यूड में, मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन, आपका बहुत 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 शुक्रिया तेहरान से आप हमारे साथ मौजूद। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो नाज़रीन हमने जानी। तो सर, ये जो मामला है कि जी माशी मसाइल, जाहिर सी बातें हैं, मैं चाह रहा था थोड़ा सा जो ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है शामी साहब, वो ज़रा आपसे हम समझें। नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम तो देखें ना। हाँ, एक प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होता है, ठीक है, अवाम उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट है वो अवाम उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी है, इसको भी जो है वो अवाम इलेक्ट करते हैं और यही आगे जाके रहबर को चुनती है। और मगर रहबर जो हैं हाँ, वो क्योंकि अब फौज उनके मातहत है, इनकलाबी गार्ड उनके मातहत हैं, ठीक है, वो हम चार्ट भी एक दिखा रहे हैं, बड़ा दिलचस्प ये चार्ट है जो आप बता रहे हैं। और हाँ, इसी तरीके से जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है और मजलिस खबरगान रहबरी, मजलिस खबरगान है, हाँ, वो उनके मातहत हैं। ठीक है, और वो गोया के निगरानी जो है मुकन्नना के काम की वो रहबर करते हैं, अच्छा, और वो देखते हैं कि उन्होंने कोई अपना तजावुज़ तो नहीं किया इनकलाबी मकासद से। यानी जो गार्डियन काउंसिल है 12 मेंबरान पर मुश्तमिल, ये पार्लियामेंट के मंजूर कवानीन को शरीयत के मुताबिक परखती भी है, यानी इलेक्शन की निगरानी इनके आपने पास बताया। जैसे हमारे यहाँ हाँ, तो ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है अच्छा, कि, और वफाकी शरई अदालत एक कायम ठीक है, है, बिल्कुल, और वफाकी शरई अदालत में आप किसी भी चैलेंज कर सकते हैं किसी कानून को कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सही है, वह सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो फैसला करे कि कोई कानून जो है वो दस्तूर की रूह के ख़िलाफ़ है या इस कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सही, तो वो उसको कलअदम करार दे सकती है, ठीक या है, मुक़न्नना से कह सकती है कि आप इसको रिव्यू करें ठीक या है, इसको अमेंड करें। ठीक है, लेकिन वहाँ जो इख्तियार है वो यानी उस एक मजलिस के पास है, यानी ये जो आप किसकी बात करें, एक्सपीडियंसी काउंसिल की बात करें, उसके पास है, हाँ, जिसने इसको निगहबानी करनी है। अच्छा, यानी ठीक ये और चीफ जस्टिस का जो तकर्रुर का इख्तियार है हाँ, वो भी बराबर के पास है। तो अच्छा, अदलिया भी उनके मातहत है और फौज भी उनके मातहत है, ठीक है, क्योंकि कमांडर इन चीफ वो है, सदर नहीं है। सही है, और पार्लियामेंट और सदर जो है वो भी एक लिहाज से उनको जवाबदेह हैं। गोया ताकत जो है उसका मरकज जो है वो
यानी रहबर हैं। लेकिन शामी साहब, उन्होंने ये जो एक मजमा तशखीस मसलहत निज़ाम, जिसको आप एक्सपीडियंसी काउंसिल कह रहे हैं, ये बनाई हुई है, तो इसका मकसद तो ये ना कि पार्लियामेंट और गार्डियन काउंसिल में कोई इख्तलाफ हो जाए तो फिर ये बीच में आ जाए, तो मैंने तनाज़े कहा को हल करें। हाँ, तो पार्लियामेंट जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि जो कानून बना दिया वो बना दिया। अच्छा, और हमारे यहाँ तो ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, सही है। और वहाँ ये इख्तियार जो है वो रहबर के बनाए हुए अदारों को है। ठीक है। और इस लिहाज से उनकी गिरफ्त सिस्टम पे है। हाँ। और उनका इंतखाब नहीं होता, यानी ऐसा बाकायदा। अच्छा। ये नहीं है कि रहबर का इंतखाब हर 3 साल के बाद हो, या 6 साल के बाद हो, या 5 साल के बाद हो, वो तो फिर अब ताहयात है। नहीं, लेकिन रहबर को चुनती तो वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है ना, जिसको अवाम चुनते हैं, यानी 86 मेंबरान चुनते हैं, फिर वो सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद ये भी इख्तियार है कि वो हटा भी सकते हैं, यानी कि अगर जायजा लेके हटा अगर सकते कारकर्दगी हैं, सही नहीं है। लेकिन उनका जो तकर्रुर है वो एक लिहाज से ताहयात होता है। अच्छा, क्योंकि ये तसव्वुर ये है हमारे यहाँ कि जो इमाम जब आप चुन लेते हैं सही, तो फिर उसके बाद उसको माजूल तो किया जा सकता है, वो इस्तीफा दे सकता है, लेकिन उसको फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। ये वैसे एक भी जमाने नायब में इमाम यहाँ कहलाते हैं। पाकिस्तान में भी जो इस्लामी जमातें हैं, हाँ जी। मतलब जमात इस्लामी के जो अमीर थे वो ताहयात होते थे। अच्छा, फिर उसके बाद उनका टेन्योर मुकर्रर हुआ। अच्छा। तो ये एक और अब भी कई जमातें ऐसी हैं, यानी जिनमें ख़ास तौर पे जो सूफिया की जमातें हैं, वहाँ तो जो आपके शेख हैं वो ताहयात मुकर्रर हो गए। ठीक है। लेकिन अब ये है कि यहाँ पाकिस्तान में जो इस्लामी जमातें हैं उनके यहाँ भी एक टेन्योर मुकर्रर हो चुका है, उनका भी इंतखाब होता है 5 साल के बाद या 4 साल के बाद। ठीक है। लेकिन रहबर जो हैं वहाँ जो असल में नायब इमाम जी हैं, हाँ। इमाम गायब के नुमाइंदा है, बिल्कुल। और फिर एक जैसे वलायत फ़क़ी कहते हैं, हाँ जी। तो उनकी जो हैसियत है वो बार बार उनका इंतखाब नहीं होता। इसलिए इमाम ख़ुमैनी के बाद ख़ामनेई का इंतखाब हुआ, और वो मुसलसल जो हैं इस मनसब पे फायद चले आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उनकी जो निज़ाम पर गिरफ्त है वो मजबूत है, और एक मुंतखब अदारे जो हैं वो भी उनके सामने जवाब दें। ठीक है। और फिर ये है कि जो मुंतखब अदारे हैं, इलेक्शन भी हर शख्स नहीं लड़ सकता। अच्छा, पहले वो इलेक्शन जब आप लड़ना चाहेंगे हाँ जी, तो आपको क्लियरेंस लेनी होगी। ठीक है। क्लियरेंस होगी तो फिर आप कैंडिडेट बन सकेंगे। अच्छा। सदर के कैंडिडेट हों या रुकन असेंबली के कैंडिडेट हों। ठीक है, और वो यही गार्डियन काउंसिल ही इनको अप्रूव करती है। ठीक है। उनके यहाँ देखिए, उनके यहाँ एक जमहूरियत जो है वो भी मौजूद है, और जो एक नजरियाती जो गिरफ्त है सिस्टम पे वो भी मौजूद है। अच्छा। तो दोनों को उन्होंने एक मिक्स करके अपने सिस्टम को उस्तवार किया है। तो अगर रजीम चेंज की कोई भी यानी कोशिश करे, मजमूम कोशिश, तो उसको फिर वहाँ के सदर को पार्लियामेंट नहीं, वो फिर रहबर को अगर मंजर आम से हटाता है तो फिर हम समझे रजीम रहबर चेंज जो है। हटाएंगे तो फिर सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, यानी अब क्योंकि उनके हटाने की तो कोई प्रोविजन है नहीं। और दूसरी बात यह कि आप यहाँ जो सदर का इंतखाब है, तो सदर को आप इम्पीच कर सकते हैं, लेकिन सदर का इंतखाब भी होगा। सही है। तो इसलिए आके वहाँ पार्लियामानी निज़ाम तो है नहीं। ठीक है। कि पार्लियामेंट जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दे। तो और ना फिर सियासी जमातें हैं उस तरह से कि वो अब काम कर रही हों, और जैसे पाकिस्तान में काम करती हैं, दूसरे कई जमहूरी ममालिक में। ठीक है। तो उनकी अपनी जो ईरान की जमहूरियत है वो अपनी जमहूरियत है। जैसे आप देखिए चाइना की वो अपनी, उसको पीपल्स डेमोक्रेसी कहते हैं। उसी तरह से रूस है, अपना उनका निज़ाम है। उस तरह ईरान का अपना निज़ाम है। उस पर आप पार्लियामानी नुक्ता नज़र से, पार्लियामानी डेमोक्रेसी के नुक्ता नज़र तनकीद कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उनका अपना सिस्टम है। ठीक है। आप और लोगों की जो मर्जी है उसके उस पर उस्तवार लेकिन हुआ शामी है। साहब, फिर इसमें ये जो एक मामला है कि 2022 में हम याद करें, मोहसिन शाकरी और माजिद रजा राहनवर्द, इनको फांसी दी जा चुकी है, यही के जो मतलब ये इल्ज़ाम लगा के कि जी ये मुहारबा के मुर्तकिब हुए हैं, यानी मतलब एनिमी ऑफ गॉड, यानी बगावत। ये देखा ना, अल्लाह के खिलाफ इस्लामी रियासत है ना, जब उसके खिलाफ आप बगावत करेंगे तो खुदा के खिलाफ बगावत हो जाएगी ना। अच्छा, हाँ, तो अब ये देखिए हमारे पास अफजाल रेहान साहब बैठे हैं। हाँ जी, आज हमने खास तौर पे दावत दी बड़े है। मुमताज दानिश्वर है पाकिस्तान भी हैं, मुहक्किक के, और इनकी बड़ी माशाल्लाह एक गहरी नज़र है ईरान की सियासत पे भी और आलम इस्लाम के मामलात पर भी। तो इनसे भी पूछ मशवरा, यानी रहनुमाई ले लेते हैं कि अफजाल साहब, ये ईरान का जो निज़ाम है, यानी उसके अंदर लोगों की मर्जी जो है वो किस हद तक वो कारगर होती है या फैसलाकुन होती है? देखें, अब आप जैसे कह रहे थे कि जैसे चाइना की, रशिया की है,
तो ज़ाहिर है वो उसको जमहूरियत तो शामी साहब नहीं कह सकते नहीं, जमहूरियत तो तो नहीं ना कह ही सकते, इसको वो अपना जमहूरियत कह निज़ाम है सकते हैं। उनका। इन्होंने जमहूरियत यानी वलायत फ़क़ीह के अंडर है। हाँ। वलायत फ़क़ीह जब चाहे कान रोड़ के जमहूरियत को फारग कर सकती है, वीटो कर सकती है। अच्छा। और लेकिन किया नहीं है किया उसने तो आज नहीं तक। है। हाँ। नहीं, फैसले वीटो करने का उसके पार हुआ कई लोगों को। अब देखिए मैं अर्ज़ करूं, अब बहुत पहले की मेहदी बाज़रगान एक बहुत काबिल माने जाते थे, उनकी बड़ी अहमियत है। अच्छा, उन्होंने जब सदारत के लिए कागज़ जमा करवाए, हालांकि अवाम ने पहले बड़ा उन पर एतमाद का इजहार भी किया, लेकिन उसके बाद कह दिया गया ये नाअहल हैं, ये वो तो इलेक्शन इख्तियार लड़ने है ना उनके पास, जी मैं किसी वही को कह रहा नाअहल हूँ करार देने का। कि उनको किसी को नहल करना, किसी के कागज़ मंजूर करना, ये इसको आप जमहूरियत कैसे जैसे कहा जाए? इलेक्शन कमिशन के पास इख्तियार है हमारे यहाँ, हाँ हमारे यहाँ हाँ भी जी, तो बिल्कुल नाअहली हो सकती है। इदारा है ना, वो कर भी सकता है बाद में जी। जी, लेकिन जिस तरह की जो आप पढ़े ना जरा वलायत फ़क़ीह की पॉज क्या है, तो उसके बाद तो कोई जमहूरियत का मुझे तो कम से कम नजर नहीं उसमें आया। यानी पार्लियामानी जमहूरियत अब कह लें आप देखें, या अमरीकी जमहूरियत कह लें, नहीं, या बरतानवी जमहूरियत कह वैसी लें। नहीं है। वो नहीं, वैसे भी शाम साहब देखिए, मैं थोड़ा अगर इजाज़त दे मैं एक अर्ज़ करूं, जी, जी। मैं वो शख्स हूँ जो जब इनकलाब आया था पुरजोश इसका हमायती रहा हूँ, और बल्कि जमात इस्लामी के सैयद असद गिलानी होते थे, उनसे बड़ी कुर्बत की बायस ये बनी थी। और मियाँ साहब से कई दफ़ा मैं उलझ पड़ता था, मियाँ साहब सऊदी अरब के हमायती थे और हम ईरानियों को। मियां तफल महमूद साहब। जी जी। अच्छा। तो ये यानी वो शख्स है। लेकिन आप देखें कि इनकलाब ने आने के बाद आखिर के एक क्या क्या कुछ किया, क्या वजह हुई। आप शुरू का देखें, एक वक्त वो भी था इनकलाब को कि पूरे आलम इस्लाम में मेरा ख्याल है कि किसी को इतनी पजीराई नहीं दी गई, इतनी उसके लिए मोहब्बत की वो बातें नहीं की गई जितनी इस इनकलाब के लिए की गई। अमाम काबा मुबारक देने के लिए मक्के से नहीं, हमने देखा आयतुल्लाह यहाँ से ख़ुमैनी का घर देखा। अच्छा। जी जी। अब छोटा था, एक मकान था चंद मरले का, उसके ऊपर वो ऊपर के हिस्से में रहते थे, बिल्कुल। और उसी बाल्कनी से एड्रेस करते थे लोगों से। सादगी तो कोई अभी भी आफत है सर, नहीं, आज भी सादगी का एक सादगी है। मौका था। हाँ, नहीं, वो आप तो ना आज भी कहें है कि ना। आप सादगी है, मैं अर्ज करूं कि चलिए अब आप- एक दौर था ऐसा जब बड़ी ही उसको पॉपुलैरिटी दी, बड़ी इज्जत दी गई, हर जगह बल्ले बल्ले की गई कि भाई इस्लामी इनकलाब आ गया इस्लाम के नाम पे। लेकिन आखिर वो क्या बहुत- हुआ ऐसा जो वो आपको क्या लगता है? चीज़ हाँ। हुई जो जल्दी, जी बिल्कुल आपने सही कहा सलमान, वो क्या चीज़ थी जो वो बिल्कुल मामलात उल्टे यानी चलते चले अवाम, गए। आपके ख्याल में जो अवाम की फलाह थी वो नहीं मुमकिन नहीं, नहीं हो इससे सकती। भी पहले मैं कर्ज करूंगा कि इनके सिस्टम में अख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना नहीं स्पीडी हुआ। ट्रायल्स हुए, जो हाँ जी, स्पीडी IRGC ट्रायल से के भी बाद बहुत से लोग सलमान मुल्क छोड़ इससे के भी चले पहले गए, मैं डर के मारे। थोड़ा मुझे अगर मौका जी, जी, दें मैं अर्ज करूं। सबसे पहले मैं लूंगा पहला सदर अबुल हसन बनी सदर, वो शख्स है जो माहिर मुआशियात था और जिसको खुमैनी का एक तरह से मुंह बोला बेटा समझा जाता था। और आपको मालूम होगा कि खुमैनी साहब ने जब फ्रांस में पनाह लिए रखी थी तो वो इन्हीं के पास थे और यही जहाज में उनके साथ आए थे। और ये इनके जब इलेक्शन हुआ था, खुद खुमैनी का ये बयान आया था कि मुझे ईरानी कौम की बालग नजरी पर फ़ख्र है कि उन्होंने सही चुना। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने इनके इस्लामी इक़दामात या जो भी उनकी वो पार्टी के साथ या नज़रियाती इक़दामात, नजरियाती अख्तिलाफ़ात का कुछ इजहार किया, तो उस शख्स इतनी बड़ी शख्सियत के लिए मुंतखब वाला भारी मैंडेट से आया था, जान बचानी मुश्किल हो गई। शाम साहब आपने ये जानते होंगे कि उसको किस तरह बेचारा वो निकला, किस तरह भागा बुरका पहन के। अब वरना उसने उसके ऐसी बातें भी हैं, ए मेरे मालिक मुझे बचा ले, तो वो जाके जैसे पहुंचा वापस जिस तरह तो ये भी कह सकते हैं इसी ना तरह आप इसे कि भाई शायद- जो इससे- कानून की नजर में सब बराबर है, ये तो कह सकते हैं। अच्छा, इससे आगे देखें, उस वक्त के कानून में। वो मेरे बड़े फेवरेट होते थे सादक कुतुबज़ादा, जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। हाँ। अब उनको जिस तरह उनके साथ भी जो सलूक हुआ था कि फांसी तक पहुंचना पड़ा। अब इब्राहिम यज़दी को देख लें, बड़ा दानश्वर इंसान था, बड़ा काबिल और बड़ा इनकलाबी, और साथ खुमैनी का बहुत शुरू से साथी, और उसके साथ उसको जलील जिस तरह किया गया। इसको भी छोड़ दें, आयतुल्लाह सैयद अली मुंतज़री, अच्छा। ये हुसैन मुंतज़र, ये इनको बाकायदा डिक्लेयर किया गया था कि ये जानशीन इमाम हैं, और इनको जानशीन इमाम बोला जाता था, लिखा जाता था ये लेकिन जो ही इख्तिलाफ, मैं कहना ये चाहता हूँ शाम साहब, इख्तिलाफ राय को नहीं बर्दाश्त किया जाता। उन्होंने जब इख्तिलाफ राय किया है तो उनके साथ जो अशर हुआ, उन्होंने अपने नज़रबंदी में सारी ज़िंदगी गुजारी है, बात नहीं किसी से कर सकते, मिल नहीं सकते थे, और वही फौत हो गए। अफजाल, आप ये देखें, जो चीन में इनकलाब आया या रूस में इनकलाब आया, सोवियत यूनियन बना, तो जब इनकलाबी जो होते हैं वहाँ इख्तिलाफ राय कहाँ उसकी गुंजाइश होती है। अब कितने चीन के अंदर चीन कितने मरहलों से गुजरा। देखिए, दावा था, उन्होंने मजलिस शूरे करार दिया था ना अपनी पार्लियामेंट को। शूरा का मतलब हम डेमोक्रेसी को लेते हैं। तो देखिए, डेमोक्रेसी मुशावरत। जी मुशावरत नहीं,
डेमोक्रेसी में मुशावरत नहीं, सिर्फ मुशावरत का मतलब ये थोड़ा होता है कि मुशावरत लें और उसके बाद रिजेक्ट कर दें, वो तो जो बादशाह हैं उनमें भी फिर होता ठीक है है। जो यानी आपका मतलब रज़ा शाह यह है कि पहले जो थे, मुशावरत इख्तिलाफ उनके है साथ राय भी है। होती मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है, अफजाल साहब, क्विक ब्रेक लेनी है। ईरान में मदाखलतें भी होती रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले शायद कहते हैं कि मदाखलतें भी तो होती रही हैं ना वहाँ पर। बैरूनी मदाखले 1953 में हुई, फिर अभी भी ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब का खुल्लम खुल्ला जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी मुजाहिरीन को, तो ये भी तो एक एलिमेंट है। नहीं, दो तरफा लेना चाहिए इस बात को। अब देखें, आपने कहा 53 में डॉक्टर मुस्तदक के बारे में आप, तो मैं मानता हूँ, लेकिन अब आप देखें मुदाखलतों की तो फिर इन्होंने अखीर ही कर दी। मैं अभी अर्ज कर रहा था कि इनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, हर कोई इनकी मुदासराई कर रहा था, लेकिन इन्होंने पहला बयान ही आते ये दिया कि मैं अपने इनकलाब को बरामद करूंगा। और अरब कंट्रीज के बारे में, सऊदीया के बारे में इतनी ज़बान इस्तेमाल की गई, हर जगह अपनी प्रॉक्सी। नहीं, वो तो भाई ज़ेरो बम से गुजरते रहे ना, नशेब फराज से गुजरते रहे। इनकलाब जो होता है उसकी अपना एक तवानाई होती है, उसकी मिजाज होता है उसका अपना एक मजाज होता है। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त जो सूरत हाल है तो सैंक्शंस लगी हैं और उसके नतीजे में जो इकोनॉमी प्रेशर पे आई है, अब ये एक बड़ा चैलेंज होगा इस हुकूमत के लिए कि लोगों को रिलीफ कैसे मिलना है, कैसे मिले। शायद यही तो सवाल है कि हल फिर इस क्या वक्त है। तो आप देखिए कि वो अपना तेल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते डॉलर के बदले, डॉलर में तजारत नहीं कर सकते, डॉलर अर्न नहीं कर सकते, और इसलिए जहाँ से बार्टर पे काम चलता है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ वो भी। तेल देते हैं, वो चीज़ें उसके बदले में उसको चीज़ें लेते हैं, या वहाँ की करेंसी मुकामी लेते हैं, वहीं से खरीद सकते हैं। अब जो इकोनॉमी पे दबाव, इस पे आप क्या समझते हैं कि ये जो दबाव है इसको कैसे कम किया जाएगा? दबाव की पहले वजह ढूंढी जाए कि क्या थी, उसमें ये पॉलिसियां थी। देखें, जब आप इतना तशद्दुद पे जाएंगे कि आप बजाय कोई लोगों को मुस्बत प्रोग्राम देने के, अवाम की खुशहाली का सोचने के, कोई अच्छी तामीरी प्रोग्राम देने के, आप मरग सर तशद्दुद पे तो इसलिए जा रहे हैं कि तो उधर से तो तशद्दुद मेरी हो रहा बात- है ना, वहां से जब जाहिर है आप इसराइल पुलिस जो वालों है, को मारेंगे, मैं थोड़ी बंदूक बात तो इस्तेमाल कर- करेंगे, हाँ, गोली इसराइल का मारेंगे जो- आप रियासत इसराइल को। का जो तशद्दुद है सलमान, थोड़ी बात उसके कर लें। मुकाबले में उन्होंने एक मोर्चा लगाया ना। जी, मैं आज करूँ मरग बर अमेरिका से ही शुरू हुआ ना। हर चीज़ जब इस तरह देखें, इतनी नफरत जब फैलाएंगे, दूसरी तरफ से भी जवाब आएगा या नहीं आएगा? आपने अब ये तो कहना जब मुश्किल है ना कि यरगमाली अमेरिका ने उनके देखें, वसाइल पे कब्जा किया। शामी साहब, सर सफारतकारों जून को में यरगमाली जासूस बनाना, नहीं पकड़े गए वहाँ 52 जो सफारतकार थे, आपको मालूम है कितनी मुद्दत तक उनको उन्होंने यरगमाली बनाए रखा? तो 444 दिन तक। जी इतना, मतलब कि सफारतकारी के बारे में क्या सर वो तो जब इनकलाब आया था उस वक्त की बात थी ना। शामी साहब पूछ रहे हैं कि अब आगे 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 मैं आना चाहता हूँ। हाँ जी, देखें, मैंने उस सारी सूरत को उसी वक्त देख के मैंने दोस्तों को कहा था, लिखा भी था कि ये इनकलाब इतनी मुद्दत नहीं गुजार सकेगा जितनी सोवियत इनकलाब ने गुजारी है। तो अभी तक तो चल रहा है। नहीं, अभी चल रहा है ना मुद्दत सोवियत की। जून में कोशिश हुई ना उसके खात्मे की, वो भी नाकाम हो गई। सोवियत अभी फिर जो है वो एक तरह से रिजीम चेंज नाकाम हुआ। सोवियत इनकलाब भी दम तोड़ गया। उसकी वजह जबर थी। अच्छा चलिए, फिर इसमें आगे मजीद गुफ्तगू करेंगे। ठीक है। सोवियत इनकलाब दम तोड़ गया, सही। सिर्फ चीन जो है वहां इनकलाब जिंदा है। अच्छा, उसकी फिर वजह क्या है? क्योंकि चीन जो है, चीन ने इज्तिहादी बसीरत से काम लिया। अच्छा। और चीन ने एडजस्टमेंट की है। अच्छा। फ्री इकोनॉमी जो है, हाँ जी, उसको साथ जोड़ा है। अच्छा। फ्री मार्केट जो है, ठीक है, उसके साथ एक पैबंदकारी की है। इसीलिए कहा, अब आप इस पर हम गुफ्तगू खत्म करेंगे। ठीक है। मैं अब डेंग सियाओपिंग को मैं जानना चाहता था कि असल में उसका क्रेडिट उसको जाता है। सर मैं जरा शुक्रिया कर दूंगा अफजाल साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल साहब हमारे साथ। डेंग सियाओपिंग, अच्छा, उसने कहा कि बिल्ली जब तक चूहे मार रही है उस वक्त तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका रंग काला है या सफेद। अच्छा, यानी मकसद ये है, आप निज़ाम कोई भी चला रहे हो, ठीक है, बुनियादी बात ये लोगों को फलाह हो रही है, लोगों की सही, लोगों की लिए आसानियां फराहम हो रही हैं, लोगों को आसूदगी मिल रही है। अगर आप आसूदगी ना दे सकें और लोगों को फलाही जो एक माहौल ना दे सकें और लोग जो हैं वो आगे ना बढ़ रहे हों, तो फिर वो निज़ाम का फ़ायदा क्या है? अच्छा। तो डेंग सियाओपिंग जो है उसने यह इसी फलसफे ने चाइना को फिर आगे बढ़ाया है। और ये अगर जामद, देखिए कोई भी निज़ाम उसको जामद नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसमें ये सलाहियत होनी चाहिए एडजस्टमेंट की, उसमें सलाहियत होनी चाहिए इज्तिहाद की, तरमीम की, और आगे अपने
बढ़ने की। आपको लगता है शामी साहब कि अब ईरान ये जो दो काविशें, कोशिशें, मजमूम जो भी कह लें कि ये रजीम चेंज की हुई, अब इससे आगे बढ़ जाएगा, निकल असल जाएगा बात तो और ये, आवाम वहाँ तो देखिए कि अमेरिका से तो कोई तवक्को नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है कोई भी हरकत कर सकते हैं, वो किसी लीडर को टारगेट कर दें या कोई हमला कर दें, अच्छा। कोई बमबारी कर दें, तो हर चीज़ मुमकिन है। अच्छा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि यानी ईरान को ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जहाँ से उनकी इकोनॉमी जो है वो तवाना हो सके सर और सैंक्शंस आगे की बढ़ सूरत सके। में कैसे करेंगे, सवाल ये ना, सैंक्शंस नहीं, लगी हुई उनको तो हाँ। नेगोशिएट करना पड़ेगा ना। अच्छा। कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट करना पड़ेगा। आपको चाइना की मिसाल को सामने रखना है। ठीक है। चाइना जो है वो उसने अब तक की है अमेरिका से छेड़छाड़ करके नहीं, अमेरिका के खिलाफ जहाद करके नहीं, ठीक है। अमेरिका के खिलाफ जो है उन्होंने अपनी तरक्की की है, लेकिन अपना शामी रास्ता साहब, बनाया। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर तो की है। नहीं, कब यानी आंखों में आंखें डाल के अब की है ना। एक आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को तवाना किया है टेक्नोलॉजी में, चीन तो साइंस कहता में। है कि हम तो 5000 साल बगैर अमेरिका के रहे हैं, अगले 5000 साल भी नहीं, हम वो अमेरिका के लेंगे बगैर ना। रह सकते तो हैं। उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी इकोनॉमी कहाँ है, उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ है, उनकी साइंस में उनकी फतूहात कहाँ है। हाँ जी। तो अब चाइना जो है वो एक अमेरिका के बराबर की ताकत बन के उभर रहा है। अच्छा। अब यही एक रास्ता है। आपको अपनी खुद ही जो है उसको तामीर करना है। आपको अपने इंटरनल सिस्टम की तरफ तवज्जो देनी है। आपको अपने साइंसी अलूम जो का उनका हसूल करना है। सही। तभी तो आप मुकाबला कर सकेंगे, ठीक है। वगरना तो आप साइंसी उलूम हासिल करके जब वो कहते हैं हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेनी है तो उन पे फिर नहीं। तो पाबंदी फिर ये तो लगती है। अपना हमने भी तो किया है ना कुछ। ये तो अपना चाइना ने भी किया है ना। चाइना जो था और वो सोवियत यूनियन ने भी तो किया है ना। वो अमेरिका की इजाजत से तो नहीं किया। Exactly. सोवियत यूनियन जब बना हाँ है जी। और उसके बाद एक नक्शा बदल गया दुनिया का, सही। जब उसने दोहरी धमाके किए, तो भाई चाइना जो है जब वो आगे उसने एटमी ताकत हासिल की, जब पाकिस्तान ने एटमी ताकत, तो उन्होंने कोई इजाजत लेके तो नहीं की। ये तो फिर अपनी हिकमत अमली है और तदबीर साजी है। ठीक है। तो उसमें आप करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा शामी साहब, आगे भी बढ़ना है और पाकिस्तान को भी ज़ाहिर है आगे बढ़ना है। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग जो है वो हुआ है इस्लामाबाद में, और वहाँ पर आज मुख्तलिफ हमारे वज़रा गुफ्तगू कर रहे थे, नायब वज़ीर आज़म भी वहाँ पे बात कर रहे थे। एहसन इकबाल साहब ने भी एक बड़ी दिलचस्प बात की है। मैं चाह रहा हूँ ज़रा सुने और उस पर फिर आप जो है तबसरा करें। एहसन इकबाल साहब जो है वो क्या फरमा रहे थे सियासी इस्तेहकाम जो है उससे मुतालिक। किसी मुल्क ने तारीख में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर तरक्की नहीं की। हमारे यहाँ हमने म्यूजिकल चेयर खेला, 2 साल हुकूमत को होते हैं हमारे हाथों में खारिश होना शुरू हो जाती है, कोई मिर्च मसाला होना चाहिए, हम तंग आ गए हैं। किसी मुल्क ने 10 साल के तसलसल पॉलिसी के बगैर पॉलिसी से नताइज हासिल नहीं किए, क्योंकि पॉलिसी 10 साल से पहले नतीजा खेज नहीं होती। मैं आपको एक एक मुल्क के अंदर, हमारा हमसाया मुल्क देख लें, 10 साल मनमोहन सिंह के, 15 साल मोदी के, 25 साल में इंडिया बदल गया। बांग्लादेश में 15 साल हसीना वाजिद को टेन्योर मिला, वो स्ट्रेच जिसमें उनकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पॉलिसीज ने जड़ पकड़ी, वो हमसे आगे निकल गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हुकूमतों को 10-10, 20-20 साल का लाइसेंस दे दें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी जगह कोई हुकूमत ठीक काम कर रही है तो उसको मौका मिलना चाहिए कि वो उन पॉलिसियों के तसलसल को कायम रख सके, और ये वो ब्लंडर है जो हमने बार बार किया। जी शामी साहब, बात तो 10 दुरुस्त साल कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि सियासी इस्तेहकाम आएगा कैसे। अब हमारे सियासतदान जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम देते हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनकी कमज़ोरियों की निशानदेही करती है। बुनियादी बात यह है कि हमारे सियासतदान जब तक एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे, एक दूसरे को जीने का हक नहीं देंगे और अपनी अगर शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे और दूसरों की जीत को तस्लीम नहीं करेंगे, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। अभी भी आप देखें, अब जो पीटीआई का इजलास हुआ है पार्लिमानी पार्टी का, उन्होंने कहा है मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। अब आज वो कह रहे हैं कि मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। और जब बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत हुआ था, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अपना एक नई महाजराई जो है शुरू हो गई। तो आज ये ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। अच्छा, और बात उन्होंने जो कही है वही मिसाक़ जमहूरियत होना चाहिए, वही हमें अहद करना चाहिए। भाई ये सियासत है, यहाँ हार जीत होती रहती है। एक दूसरे
जो हारने वाला है, जो जीतने वाला है, वो अपना अपना किरदार अदा करे। अब शामी साहब, अगर एहसन साहब ये कह रहे हैं कि तसलसल होना चाहिए पॉलिसी में 10 साल का, वो ये भी कह रहे हैं कि ये नहीं है कि इसका मतलब आपकी हुकूमत ही उसको कहे कि जी 10 साल के लिए, ये होगा कैसे? फिर एक हुकूमत आती है, वो कहते हैं ना कि हम तो ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स करते हैं, एक आती है वो अपनी पॉलिसी लाती है, अगली आती है वो अपनी पॉलिसी लाती है। दुनिया में ऐसा नहीं होता। आप ये नहीं है कि आज एक सरमायाकारी आई है तो कल आप उसको भगा दें। जी हाँ। और ये जो दुनिया फैसले होते हैं एक हुकूमत के, उनका तसलसल बरकरार रहता है। ये नहीं एक दूसरी हुकूमत आके वो सारे फैसले ख़त्म कर दे। तो जब हमने ये तय कर लिया है कि हमारी जो इकोनॉमी, हमें उनको अपनी सरकारी सनतों को प्राइवेटाइज करना है, जब ये तय कर लिया है कि हमने अपने मुल्क में यानी आज़ाद मईशत को फ़रोग देना है, जब तय कर लिया है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो फिर आप उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वो सारे एरियाज डिफाइन हो जाने चाहिए जहां हमने आगे बढ़ना है और जहां हमने अपने ताजरों और सनतकारों को एतमाद में लेना है। तो अगर हम एक पार्टी जो है वो एक काम करेगी, दूसरी पार्टी दूसरा काम करेगी, तो हम पीछे की तरफ सफ़र करते रहेंगे। तो ये जो कह रहे हैं कि हुकूमत को मौका मिलना चाहिए, ये तो फिर ज़ाहिर है अवाम ही मौका देंगे ना, जब इलेक्शन होगा तो वही मौका देंगे तो ना। हुकूमत मौजूद है, 5 साल तो पूरे करने चाहिए उसको। उसके बाद जो वो ये तो कह रहे हैं कि अभी 2 साल गुजरते हैं तो हाथ में लोगों की खारिश होना शुरू हो जाती है कि जी कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला अब है। यही देखना चाहिए ना कि यहाँ जो हुकूमत आती है, वो जो अपोजिशन का जीना, अब अपोजिशन कहती है भी हमें तो अपने कैदी लीडर से मिलने भी नहीं देते, उनकी बहनें स्यापा कर रही होती हैं हर जुमेरात को, हर मंगल को। तो फिर आप बताइए, तो आप भी थोड़ा सा कोई गुंजाइश पैदा करें। और वो भी कह रहे हैं आप मिसाके जमहूरियत हो, तो मिसाके जमहूरियत कर लें। अब वो एक मामला हल की तरफ जा रहा था। शामी साहब उससे जिक्र कर दूं कि महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का जो फैसला हुआ, वो हो सकता है कल तक शायद नोटिफिकेशन भी हो जाए। वो कह रहे हैं जी अकबर एस बाबर जो है वो कह रहे हैं जी हम इसको अदालत में चैलेंज कर देंगे। हाँ कि जी ये तो इख्तियार ही नहीं है स्पीकर को कि एक सज़ा याफ्ता शख्स का नुमाइंदा या उनका नामजद करदा शख्स जो है वो अपोजिशन लीडर बने। नहीं, वो तो देखें ना, अब ये अदालतें जो हैं उनको भी खुदा खौफी करनी चाहिए कि बात बात पर वो नोट यानी फैसले न करें और ब्रेकें न लगाएं। तो अदालतों को भी देखना होगा। बाकी तो आप किसी को रोक नहीं सकते दरखास्तें देने से और जमा कराने से, लेकिन ये दरखास्त तो कर सकते हैं ना कि भाई काम चलने दें और और जो पार्लियामेंट का फैसला है, ये तो फैसला पार्लियामेंट ने किया है ना। जो अपोजिशन लीडर होंगे, यानी यहाँ की अपोजिशन है, इसको तो अदालत में चैलेंज नहीं होना चाहिए। तो यानी ये कार्रवाई है, कार्रवाई को तो चैलेंज नहीं कर सकते ना आप। एग्जैक्टली। हाँ शामी साहब, जो आपने अभी भी बात की, तो एक आज MOU साइन हुआ है ये डिजिटल मालियाती निज़ाम के सिलसिले में, और पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इनके दरमियान जो है वो याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। ज़ाहिर है जो डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब है शहबाज शरीफ साहब को चाहते हैं वो पूरा हो और पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर जो है वो आ सके। दिलचस्प बात ये कि जो स्टीव विटकॉफ हैं वो, उनकी खबर आई कि रज़ा पहलवी से उन्होंने खुफिया मुलाकात की है और ये ज़ाहिर ईरान में मुजाहरे, लेकिन जो उनके साहबजादे हैं जैक विटकॉफ वो पाकिस्तान में, और वही मतलब उन्हीं की क़यादत में ये जो है ना ये वफ्द यहाँ पर आया है। अरे वाले तो अपना काम कर रहे हैं, बेटा अपना काम कर रहा है। बेटा तो सरकारी मुलाजिम नहीं ना, बाप। हाँ जी। बाप जो है वो अपना काम कर रहा है। अच्छा। तो उसके अपने फ़राइज़ अदा कर रहा है। अच्छा। ये दोनों में कोई तजाद तो नहीं है ना। अच्छा। हाँ ठीक है, चलें, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है कि ये खुशाइंद है। अच्छा शामी साहब, आगे ज़रा बढ़ते हैं और एक मामला है जिसको हमने जो है वो डिस्कस करना था कि आज इसी में, यानी जो पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग है, इसी में मैंने जिक्र किया कि जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने आबादी को लेके क्या कहा है, ज़रा वो सुनते हैं फिर उस पर आप बात कीजिएगा। ये गवर्नमेंट का काम है इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, और उस इकोसिस्टम से वी टेक आवर यूथ फॉरवर्ड टू प्रोवाइड देम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट. दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड, एंड FBR इज नाउ ओनली गोइंग टू फोकस ऑन कलेक्शंस. और इसका मकसद ही ये है कि टैक्स पॉलिसी शुड बी ड्रिवन बाय इकोनॉमिक वैल्यू कंसिडरेशंस, नॉट हाउ वी मेक द मैथ वर्क. अगर 2047 में हमने $3 ट्रिलियन की, फॉरगेट अबाउट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हमने बनना है, पॉपुलेशन, वी कैन नॉट एज्यूम कि 2.55% है, इसकी वजह से ग्रोथ इतनी होनी चाहिए. 2.55% को हमने नीचे लाना है. आबादी बड़ा मसला, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि आबादी को आपने कम करना है, आबादी को रोकना है। आपका तो आपके यहाँ तो यह है कि जो NFC है, जिसकी आबादी ज़्यादा होगी सूबे की, उसको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे।
हालांकि होना चाहिए कि जो आबादी जिसकी ज़्यादा बढ़ेगी उसके पैसे कम कर दिए जाएंगे। अच्छा। तो आबादी तो हमें ये नहीं सर पे कफन बांध लेना चाहिए कि आबादी को रोकना है। अब हमारी 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, ना उनको छत दे रहे हैं, ना रहने की जगह दे रहे हैं, ना पढ़ने के लिए स्कूल दे रहे हैं, ना कोई काम करने के लिए कोई उनको कारखाना दे रहे हैं। तो कहाँ क्या बनेगा? अगर आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी तो आप फिर जराइम पेशा लोग जो हैं उनमें इजाफा होता जाएगा। सही। और कैसे निपटेंगे आप उनसे? तो आप ये कैसे, अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं और आपके खाने वाले 10 की बजाय 15 हो गए, तो आप कैसे उनको यानी उनकी गुर्बत दूर कर सकेंगे? ठीक है, वसाइल को देखते हुए जो है वो तो फिर हाँ। ये हर कीमत पर, मगर मुझे उतना ये अज़्म जो है नजर नहीं आता। अच्छा। ये सूबों का महकमा बन चुका है, ना सूबों की तरफ से कोई कोशिश नजर आती है और ना मरकज़ की तरफ से कोशिश शामी नजर साहब, आती अब सूबों की आपने बात की है, आपको याद होगा कि जब दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मसला है उसको लेके बार बार जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो विफाक और केपी में पाया जाता है। और उसमें ये कहा गया, सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें शवाहिद दिए जाएँ कि अफ़गानिस्तान के लोग या अफ़गानिस्तान से आने वाले जो हैं दहशतगर्द मुलविस हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की है और एक सीनियर सहाफ़ी को, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये तो क्लियर है, बिल्कुल सबूत मौजूद हैं, सबको पता है कि दहशतगर्दी जो है या दहशतगर्द वो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। तो फिर ये क्लैरिटी, मतलब एक वज़ीर आला जो साबिक है उसको पता है, जो नया वज़ीर आला है वो क्यों फिर इतना पहले तो सुहेल बच्चा बन अफरीदी रहा साहब जो है ना, हाँ। उनको अपनी आंखों का टेस्ट कराना चाहिए, अच्छा। या कोई सुरमा उसमें डालना चाहिए, कोई सुरमचू फेरना चाहिए। जो खुद अफगान हुकूमत जो कह रही ना, वो कह रही हम इनको रोक नहीं सक पा रहे, ये मान रही है कि वहां बैठे हुए लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं। सर अक़वाम UN की मुत्तहिदा रिपोर्टें हाँ, आ चुकी एग्जैक्टली हैं। 20 वहां पर तंजीमें काम कर रही हैं। नहीं, हाँ। दिन रात वहां खून बह रहा है और पूरी दुनिया दुहाई दे रही है। और पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी और खुदकुश बम्बार जो जिनका पता चलाया वो अफगानी थे सारे के सारे। और ये जो है वजीर आला, इनको नजर ही नहीं आ रहा, इनको सबूत चाहिए। अब वो जो स्पीकर साहब हैं असम्बली के, हाँ जी। पेशावर केपी के असम्बली के, हाँ जी। वो कोर कमांडर को खत लिख रहे हैं कि आके आप हमें ब्रीफ करें। हाँ जी। पेशावर के कोर हाँ जी, कमांडर को हाँ जी। हमें बताएं दहशतगर्दी। आप मुझे बताइए, ये जो ब्रीफिंग जो है वो उनके यानी उनको किस चीज की ब्रीफिंग चाहिए? सिक्योरिटी जराये तो ये कह रहे हैं मिला ही नहीं ऐसा खत, कोई पहुंचा अब ही वो नहीं है। पता कोर नहीं वो कमांडर जो किसको- हैं हाँ। मुनासिब समझे तो उनको ब्रीफ भी कर दें। सर या- वो तो विफाक का मैटर या है ना, वो विफाक नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, ब्रीफ करने में तो कोई हर्ज नहीं है। विफाक कहे तो या वफाक को भेज दें, वजारत दिफा को, कभी उसका इंतजाम कर दे कोई। ठीक है अच्छा। ना, मतलब ये। लेकिन आप देख लीजिए कि जो अरकाने और सारी जमातों के लोग हैं, सारी जमातों के लोग वो इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि हमें ब्रीफ किया जाए, तो भाई ब्रीफ भी कर दें। लेकिन अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो फिर आपको कैसे नजर आएगा, दीवार कैसे नजर आएगी? असल सवाल यही है सर कि उनको नजर क्यों नहीं आ रहा। और अच्छा, आप ये एक बात सुन लें। जी 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 जी। एक साहब हैं, मुझे दिन रात फोन करते हैं, कोई मोहम्मद इमरान है, उनके वो कैंसर पेशेंट है, उनके वालिद। अब वो बोन मैरो बच्चे का होना है। अच्छा। अब वो यहाँ से गुलाब अपना हमारी जो है ना चिल्ड्रन अस्पताल, हाँ जी। वहाँ पंजाब हुकूमत ने इंतजाम किया है। अच्छा। मगर ये बंदा जो है ये केपी का रहने वाला है, अरे केपी का डोमासाइल है। अच्छा। अब फैसला यह है कि पंजाब हुकूमत जो है ना, हाँ। वो सिर्फ पंजाब के जो डोमासाइल वाले हैं उनका इलाज होगा, अच्छा। और जो केपी के वाले सिंध वाले उनका इलाज नहीं होगा। तो हालांकि चले सिंध के जाएंगे। अस्पताल जो हाँ, हैं सिंध चले जाएंगे। उनमें सारे लोगों के इलाज हो रहे हैं, और वो वेलकम करते हैं वहाँ पे तो। मगर वे बोन मैरो नहीं हो रहा ना। ओके। तो अब ये मैं अर्ज करूंगा बीबी से, हमारी मरियम से, कभी इस तरफ तवज्जो करें। और ये बच्चा जो है ये कैंसर पेशेंट है, इसको इलाज जो है उसका गुलाब देवी नहीं, उसमें चिल्ड्रन अस्पताल में चिल्ड्रन अस्पताल। डॉक्टर मसूद सादिक साहब अच्छा। मुतवज्जे हों ठीक है। और इसका इलाज करें बच्चे का, बेचारे का। या फिर केपीके की हुकूमत इसको वसाइल दे दे, कोई इसकी इमदाद करे सही है। ताकि ये इलाज करा सके। अब ये भी अगर हम इलाज जो है वो भी ठीक है, टेक्निकली बात तो दुरुस्त है कि सूबे के वसाइल एक सूबे में ही खर्च होने चाहिए, लेकिन आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो पूरे पाकिस्तान पे हमें अपनी दरबार बाहें खोलनी चाहिए। सही ये है। भी तो देखने की बात है। बिल्कुल सही है। और लेकिन बहरहाल सिंध में जो है वो इस चीज़ का जो है वो वेलकम किया जाता है। शाहिद साहब, एक ताज़ा खबर आई, मैंने कहा शेयर कर दूँ जाते जाते कि सऊदीया, कतर और ओमान ने खबरदार कर दिया है कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी। इस खबर के साथ ही बस हम ब्रेक पे जो है हमें जाना है। ब्रेक के बाद काश वापस। ट्रंप सुन सके, मेरे ख्याल कोई होश के नौकन ले लें। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।